हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछली क्लासेस में आपने महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल और महासागरीय मैदान, इन सभी के विषय में बहुत ही आसानी से बेसिक चीजें जो भी ओशनोग्राफी की होती हैं वो आपने स्टडी की थी। अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय लवणता। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आज की क्लास में। तो अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें महासागरीय लवणता यानी कि सैलिनिटी होता क्या है। ए अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर में जितना भी साल्ट की मात्रा प्रेजेंट रहेगी वही उसकी सैलिनिटी हो जाती है। अब मान लीजिए ये 100 ग्राम वाटर है और इसमें 35 अब जैसे कि मान लो ये कोई बॉल है, इस बॉल में 100 ग्राम वाटर के पार्टिकल्स हैं। 100 ग्राम वाटर के पार्टिकल्स हैं और इस पूरे बॉल में 35 पार्टिकल्स साल्ट के हैं। 35 पार्टिकल्स साल्ट के हैं, तो वही उसकी लवणता कहलाएगी। यानी कि इस पूरे 100 ग्राम की बॉल में 35% लवणता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लवणता किसे कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या सभी टाइप के वाटर में एक समान लवणता होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा भूमिगत जल है या जो हमारा सागरीय जल है या उसके साथ साथ हमारा लेक है, इन सभी का जो लवणता होती है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। वो सभी लवणता विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं कि फ्रेश वाटर में कितना परसेंट सैलिनिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से जो भी महासागरीय जल है उसमें कितनी प्रतिशत सैलिनिटी होती है, इसको भी जानते हैं। जो फ्रेश वाटर होता है यानी कि जिसको हम पीते हैं रोजाना, उसमें 0 से 5% नमक की यानी कि लवणता होती है। 0 से 5%, ये बहुत कम अमाउंट है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पर एक तिहाई नहीं, बल्कि 4 भाग का तीसरा पूरा भाग समुद्र का है, पूरे जल का है। केवल एक भाग में हम रहते हैं, एक भाग में थल है। तो क्यों जल की इतनी कमी है? कमी केवल इसीलिए है क्योंकि वो सभी पीने योग्य नहीं होता है, सब में लवणता अधिक होती है। बल्कि हम जो जल पी सकते हैं उसमें लवणता हमें कम चाहिए होती है, ज्यादा लवणता वाले जल हम नहीं पी सकते। अब अगर हम बात करें ब्रैकलिस वाटर की, वो ये होता है कि जहां पर फ्रेश वाटर और महासागर का जल एक जगह पे मिलता है, वहां की जो जल होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रैकलिस वाटर, और वहां पर लवणता होती है 5 से 35% की लवणता वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से सैलिन की अगर हम बात करें, सैलिन यानी कि जो महासागरीय जल होता है, उसको अगर हम लवणता के हिसाब से देखा जाए तो उसको हम सैलिन बोलते हैं। पूरे विश्व पटल पर जितने भी महासागर हैं उसमें 35 से 50% तक की लवणता वाले होते हैं। 35 से 50%। अब ये बात आप किसी भी, चाहे वो ध्रुवीय महासागर हो या फिर हमारा प्रशांत महासागर ही क्यों ना हो, सभी में इतनी ही लवणता होनी चाहिए, चाहे वो 35 से स्टार्ट होकर के 50% तक ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्राइन वाटर, यानी कि जिसमें केवल और केवल लवणता, उसमें कहीं से भी फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, उसमें लवणता इतनी अधिक है कि वो पीने योग्य भी नहीं है। मोस्टली देखा जाता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर फ्रेश वाटर आने का कोई स्रोत नहीं रहता है और वो इतने
इतने ज़्यादा उसका वाष्पीकरण होता है कि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल में मृत सागर है, वो बहुत ही ज़्यादा लवणता वाला एक सागर है। कहते हैं कि उस मृत सागर में अगर आप तैरेंगे तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं, क्योंकि उसकी लवणता इतनी अधिक होती है कि वो आपको हमेशा सतह पर ही रहने देगा, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। वहां पर 50% से अधिक लवणता होती है, 50% से अधिक लवणता होती है। ठीक है, आप ये चीजें समझ चुके हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी मात्रा को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। इसको हम समझते हैं। तो पहला है इंक्रीज करने के बारे में। अगर हम जाने कि इंक्रीज करने में जो पहला है टॉपिक, वो क्या है जो इंक्रीज करने में ज्यादा मदद करता है लवणता की मात्रा को इंक्रीज करने में, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किस प्रकार से लवणता को बढ़ाता है? कोई एक क्षेत्र है, जल का एक क्षेत्र है, उसमें जब भी वाष्पीकरण होगा तो लवणता की मात्रा में वृद्धि होगी। अब मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है जहां पर 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल की मात्रा है, और वहां पर 20% लवणता है, 20% लवणता यदि वहां पर है, और ये इसका जब वाष्पीकरण होगा तो मान लीजिए यहाँ पर 500 ग्राम जल बचा। 1000, अब 1000 में से आधा वाष्पीकरण हो गया और 500 ग्राम बचा। 500 ग्राम जब बचा है, और ये पहले 20% लवणता वाला जो क्षेत्र था वो अब 40% लवणता का हो जाएगा। यानी कि जो वाष्पीकरण है वो लवणता की मात्रा को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, कि इंक्रीज करने में जल में लवणता की मात्रा बढ़ाने में जो पहला पॉइंट है वाष्पीकरण, वो किस प्रकार से इसको इंक्रीज करता है। ठीक उसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं कि साइज एंड लोकेशन, वो किस प्रकार से किसी भी सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। अब ये एक छोटा क्षेत्र है, ये एक छोटा क्षेत्र, इसको अलग पेज पे समझाते हैं। मान लीजिए ये एक छोटा क्षेत्र है और ये उससे भी बड़ा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा क्षेत्र है उसमें जल की मात्रा ज्यादा रहेगी और जो छोटा क्षेत्र है उसमें जल की मात्रा कम रहेगी। तो जिस प्रकार से वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो दोनों में मान लो समान ही होगा, लेकिन इस वाले क्षेत्र में जल तो वाष्पीकृत होएगा ही, पर साथ में इसमें अभी भी जल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बनी रहेगी। और ये जो छोटा क्षेत्र है इसमें जल की मात्रा वाष्पीकृत होने के बाद भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जल बचा रहेगा, तो इसकी जो सैलिनिटी है वो ज्यादा रहेगी। सैलिनिटी जो छोटा वाला है उसकी सैलिनिटी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ बड़े वाले की। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्केनो इरप्शन। ये किस प्रकार से, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो किस प्रकार से लवणता को प्रभावित करता है। जब कभी भी हम जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अपने साथ मैग्मा, लावा, ये सभी चीजें लेकर के आता है। इसमें भी कुछ मात्रा नमक की पाई जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नदियों के द्वारा किसी रॉक्स को, चाहे वो पुराने रॉक्स हो या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ रहता है, उस क्षेत्र से जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में नमक लेकर के जाती हैं, जिसकी वजह से लवण किसी भी क्षेत्र की सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज करने में आप 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि वाष्पीकरण, उसके साथ साथ साइज ऑफ लोकेशन, एंड उसके साथ आप ये भी जान चुके हैं कि ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से लवणता की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रीज्ड ग्लेशियर, जब कभी भी ग्लेशियर जो है वो पिघलेगा, पिघल के क्या होगा, वो पिघल करके समुद्र वाले क्षेत्र में आएगा, तो वो फ्रेश वाटर रहता है। जो भी ग्लेशियर होता है वो फ्रेश वाटर रहता है। तो जब कभी भी ये फ्रेश वाटर आपके
जो भी कोई लवण वाला क्षेत्र है वहां पर आएगा, तो उस जगह पर लवणता की मात्रा को कम कर देता है, क्योंकि जब कभी भी फ्रेश वाटर आता है तो वो लवणता की मात्रा को कम कर देता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी ग्लेशियर जमेगा बहुत ज्यादा, तो वहां पे लवणता की मात्रा को कम ही करेगा। अब चलिए जानते हैं कि डिक्रीज किस प्रकार से करता है, यानी कि लवणता की मात्रा को कम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा। जब कभी भी वर्षा होगी, वर्षा अक्सर फ्रेश वाटर की होती है, तो वो हमेशा हमेशा वो ये जो लवणता है उसकी मात्रा को कम कर देगी। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी नदियों का पानी आता है, नदियों का पानी अधिकतर फ्रेश माना जाता है, वो जब कभी भी आएगा किसी भी महासागर में, तो वो लवणता की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो आप जान चुके हैं लवणता की मात्रा को कम करने में वर्षा का बहुत बहुत अच्छा योगदान है। ठीक उसी प्रकार से नदियों का भी एक अपना अहम भूमिका होती है। अब चलिए हम जानते हैं ये हमारा भारत का क्षेत्र है, और भारत के क्षेत्र में अरब सागर एक साइड में है और दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। आप अपने दिमाग से बताइए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर लवणता अधिक होगी, जिस पर लवणता अधिक होगी। अगर आप सोच पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरब सागर वाला क्षेत्र जो है उसमें लवणता ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जल ज्यादा से ज्यादा नदियों के द्वारा लाया जाता है, और जब कभी भी नदियों के द्वारा जल गिराया जाता है जिस भी क्षेत्र में, वहां पे लवणता कम होने लगती है। तो कंपेयर टू अरब सागर एंड बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल की लवणता कम रहेगी और अरब सागर की लवणता ज्यादा रहेगी। उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे कि लवणता की मात्रा को इंक्रीज और डिक्रीज करने में किसका अहम रोल होता है। चलिए हम जानते हैं कि पूरे विश्व पटल पर जितने भी महासागर हैं, उनमें जो लवणता होती है, उन लवणता में क्या क्या ज्यादा कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो 77.7% एक पूरे लवणता वाले जल में होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6% और पोटेशियम सल्फेट 2.5%। अब आपको ये क्यों याद करना है? मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन करे कि 35% 35% लवणता वाले जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बताइए। 35% वाले लवणता में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बताइए। तो अगर आपको याद रहेगा कि सोडियम क्लोराइड 77.7% पाया जाता है, तो आप तुरंत इसको बता ले जाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर लवणता को हम समझ सकते हैं कि किस अक्षांश पर लवणता ज्यादा होती है और किस अक्षांश पर लवणता की मात्रा कम होती है। तो हमने पीछे एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, आप जानते हैं कि ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार से 30 डिग्री और 90 डिग्री, इसको हमने ग्राफ में बनाया हुआ है। जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है, वहां पर लवणता की मात्रा कम है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में ऐसा क्या है कि वहां पर लवणता कम मानी जा रही है। अब देखो, आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि टेम्परेचर है वहां पर, टेम्परेचर की वजह से वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा, तो वहां पर लवण तो ज्यादा बचना चाहिए था। लवण बचता तो लवणता की मात्रा वहां पे अधिक होती। लेकिन वाष्पीकरण तो यहाँ पे हो रहा है, किंतु साथ साथ एक और चीज हो रही है, वो ये है कि वाष्पीकरण होने के साथ साथ यहाँ पे रोजाना फ्रेश वाटर की वर्षा होती है, और जब कभी भी वर्षा होगी तो लवणता की मात्रा को वो कम कर देगा। मैंने आपको बताया कि डिक्रीज करने में जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है वर्षा की मात्रा का। वर्षा जितनी ज्यादा होगी, लवणता उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता क्यों कम है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा 30 डिग्री अक्षांश है, हम जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे जब कभी भी पवन गर्म होकर के ऊपर उठता है और वो फिर वापस से 30 डिग्री वाले पे आकर के सिंक होता है।
हमने आपको वायु राशियां पढ़ाते हुए बताया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और फिर वापस 30 डिग्री पर आकर के सिंक कर जाती हैं, 30 डिग्री पर आकर के सिंक हो जाती हैं। अब जब भी गर्म होकर के पवन ऊपर जाएगी तो वो बादल का निर्माण करेगी, लेकिन जब कभी भी वो सिंक हो रही होगी, जब भी वो सिंक करेगी पवने, तो वो कभी भी बादल का निर्माण नहीं करेंगी। और जब बादल का निर्माण नहीं होगा तो वहां पर वर्षा का अभाव होगा, और जब कभी भी वर्षा का अभाव जिस क्षेत्र में होगा वहां पर हमेशा लवणता अधिक होगी। ये चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर बर्फ ज्यादा होते हैं, ग्लेशियर ज्यादा है, तो वो जब पिघलते हैं और वो पिघल करके फ्रेश वाटर के रूप में काम करते हैं, इसलिए वहां पे लवणता कम हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। ये जो रेड डॉट में दिख रहा है, आप जान सकते हैं कि ये 30 डिग्री वाला क्षेत्र है और इसलिए यहाँ पर लवणता ज्यादा पाई जा रही है। और लवणता 30 डिग्री पर ज्यादा क्यों पाई जा रही है वो अभी आप कुछ सेकंड पहले ही समझ चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं ओशन सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला तो वाष्पीकरण है, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं कि वाष्पीकरण की वजह से हमेशा लवणता ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेश वाटर जब भी ओशन में मिलेगा तो लवणता कम होती जाएगी। हम अगर बात करें तीसरे पॉइंट यानी कि विंड की, तो विंड का भी एक काम होता है कि वो अपनी हवा से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक वही काम ओशन करंट यानी कि जो महासागरीय जल धाराएं हैं वो भी वही काम करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को ले जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो तभी भी वो ओशन सैलिनिटी को प्रभावित करती है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जब भी ज्यादा होएगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो लवणता की मात्रा अधिक होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी यानी कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर ज्यादा मात्रा में जल है, ज्यादा मात्रा में जल है तो वो ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होगा, ज्यादा मात्रा में जल है तो वहां पर भी सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सैलिनिटी हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज हैं पूरे विश्व पटल पर, जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आप याद कर लीजिए। लेक वैन इन तुर्की, जिसको हम 330 पीपीटी, अब देखो हमने आपको ये चीज बताना भूल गए कि लवणता को हम हमेशा पीपीटी से नापते, पीपीटी लिखते हैं, जैसे हम मिलीमीटर लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं। तो जब भी हम लवणता की मात्रा को लिखेंगे तो हम पीपीटी लगा करके लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, डेड सी, जिसकी लवणता है 238 पीपीटी, 238 पीपीटी। ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पीपीटी की मात्रा की लवणता लिए हुए ये है। उम्मीद है कि आप ये तीनों नाम साथ साथ में याद करते चलिए। लेक वैन इन तुर्की, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये सभी आप याद करते चलिए क्योंकि अच्छा रहेगा कि साथ में याद हो जाए। हम अभी अक्षांशीय रूप में देखें कि सैलिनिटी को कैसे प्रभावित करते हैं अक्षांश। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, तो जब कभी भी गहराई बढ़ती है, जब कभी भी गहराई बढ़ती है तो लवणता भी बढ़ती है, जब कभी भी गहराई बढ़ती है तो लवणता भी बढ़ती है। गहराई के साथ साथ लवणता में परिवर्तन होता रहता है। एक और बात हम आपको समझाना चाहते हैं इसी के साथ, और इसको आप थोड़ा सा एक पॉइंट ही है बट इसको आप याद कर लीजिएगा। मान लो ये गहराई है और एक स्थान पर गहराई बढ़ रही है, पहले तो बहुत धीरे धीरे लवणता बढ़ती है, लवणता बहुत धीरे बढ़ती है, सतह से नीचे आने पर लवणता पहले बहुत धीरे बढ़ती है। एक स्थान ऐसा था कि तेजी से लवणता बढ़ जाती है, और जहां पर तेजी से लवणता बढ़ती है उसी को क्या बोलते हैं, हेलो क्लाइन, हेलो क्लाइन बोलते हैं। और ये काफी लंबे समय तक स्थिर रहता है, उसके बाद फिर वापस से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है लवणता में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो आपको याद करने चाहिए। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।